हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सेकंड सेशन है, जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? कि द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए। क्यों? क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह हटाया नहीं जाता, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ओनली ए। तो चलिए इसके बारे में और कुछ भी जान लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के लिए है। आर्टिकल 88 इसे अदर एमपीज की तरह पावर देता है कि वह किसी भी पार्लियामेंट हाउस में बोल सकता है या उसमें भाग ले सकता है, और वह अन्य किसी कमेटी का भी भाग बन सकता है। और आर्टिकल 125 उसे अदर एमपीज की तरह प्रिविलेज और पावर और इम्यूनिटीज देता है, बट उसे कोई भी कमेटी या किसी भी हाउस में वोटिंग की पावर नहीं है। वह किसी भी बिल या किसी भी निर्णय पर वह वोटिंग नहीं कर सकता। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए उसे हटा भी कौन सकता है? प्रेसिडेंट, ना कि उसे सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाया जा सकता है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? कि वह जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होने के लायक हो। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? कि वह सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और वह कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या फिर वह कम से कम 10 साल तक वह हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो, या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में एक जुरिस्ट पर्सन हो। ठीक है, तो जो उसका टर्म है ऑफिस है वो कोई इंस्टीट्यूशन में फिक्स नहीं है, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। और जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, वो एक लॉ ऑफिसर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 1987 दे आर अ स्टैट्यूटरी पोजिशन। ठीक है, ऐसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं अटॉर्नी जनरल की तरह, जिन्हें आर्टिकल 165 उनसे रिलेटेड है, और इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। और उन्हें हटा कौन सकता है? गवर्नर ही हटाएंगे, क्योंकि प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है। और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कि जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कि विथ रेफरेंस to the composition of legislative council in state of India, which of the following statement is are correct? तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? कि इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर आर मे बी और मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका सेकंड स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एट लीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 171 क्या बोलता है? कि भाई कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसमें मेंबर 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। जो आर्टिकल 169 है वो क्रिएशन एंड अबॉलिशन की बात करता है। ठीक है, और वो क्रिएशन एंड अबॉलिशन कौन करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल की? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके कहने पे करेगा? जब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी बिल पास कर दे। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? कि टोटल ऑफ द हाउस की मेजोरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जब वो पास कर दें, तो वो बिल पार्लियामेंट के पास जाएगा, और पार्लियामेंट उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी बिल पास करता है, जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होती है। ठीक है, अच्छा, इसका कंपोजिशन आर्टिकल 177 क्या कहता है? कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3 से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और इसका कम से कम 40 से कम इसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और इसका टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स होता है, ना कि 5 साल। जैसे कि राज्यसभा का 6 साल है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी 6 साल है। अच्छा, इसका मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरह से होते हैं? कि जो भाई 1/3 मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कौन चूज करेगा? एमएलए चूज करेंगे। और 1/3 मेंबर है स्पेशल इलेक्टोरल बनेगा, सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। और 1/12 मेंबर जो हैं इलेक्टोरेट होंगे वो टीचर के द्वारा, और अनदर 1/12 बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा। ठीक है, द रिमेनिंग मेंबर्स आर अपॉइंटेड
बाय गवर्नर फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज इन वेरियस फील्ड। कौन कौन सी? जो लिटरेचर है, साइंस, आर्ट और कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज में। अच्छा, लेजिस्लेटिव कौन कौन से स्टेट्स में है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। अब ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आपको ये याद रखने हैं कि भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश हैज़ 31 सीट अलॉटेड फॉर राज्यसभा। और सेकंड स्टेटमेंट, 80 मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। तो ये इस तरह के फैक्चुअल फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राज्यसभा में कौन से स्टेट्स की कौन कितनी सीट्स हैं और लोकसभा में कितनी सीट्स हैं। तो ये आपको, जैसे आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक ही सीट्स है। मोस्टली जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें एक एक सीट है। ठीक है, बस आसाम में जो सीट्स हैं वो 7 सीटें हैं, आपको ये याद रखनी है। और बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 4, झारखंड में 6, कर्नाटका में 12, केरला में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर 1, मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 31। सी फर्स्ट स्टेटमेंट होनी सही हो जाती है। उत्तराखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 16, दिल्ली की 3 है, पौडीचेरी की 1 है, और नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स होते हैं। इससे 245 टोटल मेंबर हैं राज्यसभा के। आपको ये भी पता होना चाहिए भी कितने मेंबर्स हैं इस वक्त राज्यसभा में। और इसी तरह अगर हम देखें तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश से 25, अरुणाचल प्रदेश से 2, आसाम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2, गुजरात से 26, हरियाणा से 10, हिमाचल प्रदेश से 4, जम्मू एंड कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, झारखंड से 14, कर्नाटका से 28, केरला से 20, मध्य प्रदेश से 29, महाराष्ट्र से 48, मणिपुर से 2, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, सिक्किम से 1, तमिलनाडु से 39, तेलंगाना से 17, त्रिपुरा से 2, उत्तर प्रदेश से 80, उत्तराखंड से 5, वेस्ट बंगाल से 42, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा एंड नागर हवेली से 1, दमन एंड दीव से 1, दिल्ली से 7, लक्षद्वीप से 1 और पुडुचेरी से 1 लोकसभा सीट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ द हाउस ऑफ इट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 और 2। तो जो आर्टिकल 98 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है कि भाई सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए और वो स्टैब्लिश हो सकता है सेपरेट सेक्रेटरीट फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और वो जो सपोर्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड इंश्योरिंग दैट द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग आर कंडक्ट एफिशिएंटली। और हाँ, आर्टिकल 98 में कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि भाई कॉमन पोस्ट सर्विसेज फ्रेमवर्क हो सकती है, बट हाँ, इन्हें फ्रेमवर्क किया जा सकता है फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग सच पोजीशन एज नेसेसरी फैसिलिटिंग एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन एंड शेयर सर्विस बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भाई जरूरी पड़ गई है और जो काम कार्य है जो पार्लियामेंट का उसको और एफिशिएंटली करना है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए दोनों हाउस में एक कॉमन पोस्ट भी क्रिएट की जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट हैज द पावर एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनकी पावर डिटरमाइन करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत।
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जो ग्राम सभा है वो हमारे 11th शेड्यूल में ऐड की गई थी पंचायती राज बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में किसके द्वारा? आर्टिकल 243 ए में। और जो ग्राम सभा है वो प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज सिस्टम की, ठीक है। और ग्राम सभा इज द सभा ऑफ इलेक्टोरेट ऑल अदर इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज लाइक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो डिसीजन होगा ग्राम सभा का, ठीक है, उस डिसीजन पे ग्राम सभा ही निर्णय ले सकती है, ना कि और कोई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई ग्राम सभा ही केवल अपने निर्णयों पर निर्णय ले सकती है, ना कि और कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी, आपको ध्यान रखना। हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? भाई जो जिस व्यक्ति ने 18 साल की एज पूरी कर ली हो और वह उस विलेज में रहता हो और उस व्यक्ति का इलेक्टोरल रोल्स में पंचायत के उसमें नाम दाखिल हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑल इलेक्शन टू द पंचायती राज आर कंडक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर? नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन? यस, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए है? स्टेट के लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये इलेक्ट करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। बट उसे हटा कैसे सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उसकी तरह उन्हें हटाया जा सकता है, और बाद में उसे रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बेशक उसे अपॉइंट कौन करता हो? गवर्नर अपॉइंट करता हो, लेकिन उसे रिमूव कौन कर सकता है? उसे रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। और इसे पावर किससे मिलती है? आर्टिकल 243 के 1 से, जिसमें क्या बताया गया है कि भाई सुप्रीडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। और ये पंचायत के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज के भी जो आर्टिकल देता है 243 ZA के इलेक्शन हेड करवाएगा वो भी। और अपॉइंट कौन करेगा इस स्टेट इलेक्शन को? अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और इसका टेन्योर क्या होगा? जो टेन्योर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वो डायरेक्टेड होगा बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि सेंटर, जो कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और इसका रिमूवल कैसे होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का? और अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी, स्टेटस, अलाउंसेस होगी वो जज ऑफ हाई कोर्ट के समान होंगी, ठीक है। तो और इसे रिमूव किया जा सकता है लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और फाइनल रिमूवल कौन देगा? प्रेसिडेंट। और जबकि इसे अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नर, ठीक है। और रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विथ रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भाई 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर सिस्टम, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। नहीं, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अशोक मेहता ने कहा था ब्लॉक नहीं, डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं कि भाई जो 1977 में जनता दल की गवर्नमेंट आई थी उसने अपॉइंट की थी अशोक मेहता कमेटी को कि पंचायती राज पे हमें कुछ रिकमेंडेशन या सुझाव बताइए। तो उन्होंने अपने 132 सुझाव दिए थे, ठीक है, ताकि पंचायती राज को और स्ट्रेंथन किया जा सके। अब उन्होंने क्या किया भाई, 3 टियर से 2 टियर कर दी जाए, और जिला परिषद को हटा के डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट मंडल पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस होना चाहिए जिनका पॉपुलेशन 15 से 20 हज़ार हो। और उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ना कि ब्लॉक लेवल। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अच्छा, पंचायती राज पे हम देख रहे हैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको पंचायती राज पे क्वेश्चन मिले, तो आपको पंचायती राज से कौन कौन सी कमेटीज हैं, कौन कौन से बाकी और कौन से आर्टिकल्स हैं, सब आपको पंचायती राज से सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। और पंचायती राज आपको पता होना चाहिए कि 11th शेड्यूल के अंतर्गत ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। और म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में ऐड की गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नहीं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 124(2) क्या बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द
प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो टेन्योर होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट का क्या होता है 62 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेकंड, डबल जियोपोडी क्लॉज। थर्ड, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। एंड डी, एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 20, जो कि फंडामेंटल राइट है। और ये केवल सिटीजन्स को ही उपलब्ध नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये प्राइवेट और फॉरेनर्स और लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। अच्छा, इसमें ये तीन चीजें बताई गई है, नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, कि भाई नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। भाई ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी बंदे को ऐसे ऑफेंस के लिए आप वो दे दो, पनिशमेंट दे दो, जो कि उस वक्त उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है या कोई पनिशमेंट ही नहीं है। जैसे मान लो कि भाई मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने एक पेन उठाया और वो उस वक्त के लिए एक दुकान से मैंने पेन उठा के निकल गया उसको बिना पे किए, तो वो एक तरह से चोरी हुई। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो उस वक्त के लिए उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था कि भाई चोरी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। अब क्या होता है कि मैंने जब चोरी करी उसके बाद गवर्नमेंट लॉ बना देती है कि भाई किसी ने पेन चुराया है इस तरह से इस तरह, तो वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन वो उस वक़्त कोई लॉ नहीं बना हुआ था उस चीज़ के ऊपर, तो मुझे उस वक़्त के हिसाब से सज़ा नहीं होगी। लॉ बनने के बाद अगर कोई ऐसा करता है, तब उसे सज़ा दी जा सकती है, ना कि भई लॉ बनने से पहले उसने कोई का वो करा हो, तो तब उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? इसी तरह नो डबल जेओपर्डी, ठीक है, जेओपार्डी, तो इसमें क्या बोला जाता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन्स, कि भाई किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें क्या बताया गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन एक्यूज एनी ऑफेंस शैल बी कंपेटेड टू द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ ही विटनेस नहीं बनाया जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रंस। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 45 में एजुकेशन की बात करता है डीपीएसपी में। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट डीपीएसपी में बात करता है 48th ए। ये अमेंडमेंट एक्ट 42nd से जोड़ा गया था 1976 से। और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 51 ए के अंदर, और ये जी में है 51 ए के जी में, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कि भाई दोनों के अंदर बात की गई है एनवायरनमेंट की। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये किस में है, आर्टिकल 43 ए। इसे भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी को पता है कि आर्टिकल 44 में बात की गई है डीपीएसपी के अंदर। तो चलिए इसके अंदर और डिटेल्स जान लेते हैं। वही के भाई 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया था, जिसके जी पार्ट में बात की गई है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जिसमें forest, lake, river, and wildlife, and to have comparison for life creature, for living creatures। तो डीपीएसपी में क्या बोला गया, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड अ सेफ गार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द कंट्री। इसे 48th को भी सेकेंड अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में क्या क्या डिफरेंस है। जो इन्वायरमेंट के इसमें, तो इसमें क्या बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड, ये तीन डिफरेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, जो कि डीपीएसपी में नहीं बोला गया है। ठीक है, लेक एंड रिवर्स की बात ही नहीं की गई है। डीपीएसपी में किसकी बात की गई है, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जबकि ड्यूटीज में लेक्स एंड रिवर्स की भी बात की गई है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लेक्स एंड रिवर्स, ये दो ऐड किए गए हैं अलग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद द रेफरेंस टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, द स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो ज्वाइंट सिटिंग है वो आर्टिकल 109 में नहीं, आर्टिकल 109 किसके लिए है, मनी बिल के लिए है।
और ज्वाइंट सीटिंग के लिए क्या है, आर्टिकल 108। यूपीएससी में 109 पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी के अंदर अभी 2024 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 108 किसकी बात करता है। आर्टिकल 108 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस पार्लियामेंट कौन सम्मन करेगा, प्रेसिडेंट सम्मन करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ही कॉल करेगा। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जा सकती है, कि भाई दोनों हाउस, जब भी कोई एक हाउस किसी बिल को रिजेक्ट कर दे और एक हाउस पास कर दे, तो तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। या फिर कोई अमेंडमेंट किसी एक हाउस ने पास करा किसी बिल में, और वो उस अमेंडमेंट पे दोनों हाउस की सहमति नहीं बैठ रही है, तब क्या कर सकते हैं कि जॉइंट सीटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर कोई हाउस क्या करे कि भाई किसी बिल पे कोई कंसर्न ही ना करे, 6 महीने तक उस पर कोई बात ही ना करे, प्रेसिडेंट उस बिल पे जॉइंट सीटिंग बुला सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही जॉइंट सीटिंग को सम्मन करेगा। ठीक है, अच्छा, जॉइंट सीटिंग कौन से दो बिल्स पे नहीं हो सकती, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे और एक मनी बिल पे जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, अच्छा, जॉइंट सीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये दोनों ही नहीं है, तो उस कंडीशन में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है, तो फिर क्या करता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि भाई कौन जॉइंट सिटिंग की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। और अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कि जॉइंट सिटिंग अभी तक इंडिया में हुई है या नहीं, तो हुई है। कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। कौन कौन से वो 3 बिल है, आपको ये भी पता होना चाहिए। पहला बिल कौन सा हो गया इसमें आपका, डोरी प्रोहिबिशन बिल, जो कि कब आया था आपका 1962 में। सेकंड बिल कौन सा हो गया, बैंकिंग सर्विसेज बिल, जो कि 1978 में आया था। और थर्ड बिल आपका हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, जो कि 2002 में हुआ था। तो अभी तक ज्वाइंट सिटिंग इन 3 बिलों पे हुई है, आपको ये याद रखना है। कौन कौन सा, फर्स्ट हो गया डोरी प्रोहिबिशन बिल 1962, सेकंड हो गया बैंकिंग सर्विस बिल 1978, और थर्ड हो गया प्रिवेंशन टेररिज्म 2002 में। तो इन तीनों पे अभी तक ज्वाइंट सिटिंग हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी। थैंक यू।